गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी ल्यासा की ओर पाठ का रिवीजन करने जा रहे हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम कुछ पठित गद्यांश आपको पढ़ के सुनाएंगे और कुछ उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे, आपको उसके उत्तर देना है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कड़िया पोल का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी पलटन रहा करती थी। पलटन का अर्थ सेना। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ती है। ऐसा ही प्रत्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी है और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पात छुआछूत का सवाल ही नहीं और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते। आपने इस पैराग्राफ को आप ध्यान दें अपनी बुक में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक जिस रास्ते से तिब्बत गया था वह कैसा रास्ता था? दिशा शर्मा। मैम वो तिब्बत का मुख्य रास्ता था। वहां से नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। वह व्यापारिक सैनिक रास्ता भी था। वहां पे ना फौजी चौकियां भी और किले भी बने हुए थे। हाँ, रास्ते में जगह जगह किले चौकियां बनी हुई थी। और दुर्ग के किसी भाग में किसानों ने अपना बसेरा भी बना लिया था। और वहां पे कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिब्बत की किन सामाजिक प्रवृत्तियों की ओर संकेत किया गया है? सामाजिक प्रवृत्तियां वहां पर किस तरह की थी? अंकित काकानी। अंकित। हाँ, अदिति। अदिति लड्डा। मैम सामाजिक तौर पे वहाँ छुआछूत का नामो निशान था। छुआछूत की भावना। और मैम वहाँ जात पात। यस मैम। और मैम वहाँ पे औरतें पर्दा नहीं करती थी। और कोई अपरिचित व्यक्ति भी अंदर जा सकता था। और वहाँ पे बस कुछ निम्न चोरी करने वाले लोगों से डरते थे लोग, इसलिए उन्हें अंदर नहीं आने देते थे। हाँ, बस है। वहाँ जाति पात छुआछूत की भावना और ऊंच नीच की भावना नहीं थी। औरतें पर्दा नहीं करती थी और वहां पर एकदम अपरिचित लोग भी घर के अंदर तक जा सकते। कुछ निम्न श्रेणी के भिखमंगे होते थे, उनको जरूर है वो अंदर नहीं जाने देते। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और दिया गया इसमें, राहुल सांकृत्याय ने किस लिए तिब्बत की यात्रा की थी? क्योंकि वो बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी और वो बौद्ध मठों में उनका अध्ययन करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि यहाँ पर बौद्धियों का किस तरह का है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, प्रत्यक्त चीनी किले में जब हम सब चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्ठियां उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने भी हमें रहने की जगह
नहीं दी थी और हम गांव के सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त क्षण पीकर बहुत कम होशो हवास को दुरुस्त रखती। लेखक कह रहा है कि जब मैं इससे पहले आया था तो भद्रवेश में एक सभ्य बन करके आया था, लेकिन फिर भी मुझे ठहरने की जगह नहीं दी थी। एक गरीब के झोपड़े में मुझे ठहरना पड़ा था। लेकिन अभी हम सुमति के साथ किस तरह के वेश में आए थे, उन्हीं के कपड़ों में, जो साधु संत पहनते ना कपड़े, इस तरह के कपड़े पहने हुए थे। फिर भी लोगों ने ठहरने की जगह दी क्योंकि सुमति साथ में था और उनके यजमान वहां पर रहते थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक का साथी कौन था और वे भिखमंगों के वेश में क्यों थे? अनुष्का राठौर। अंकित काकानी। मैम वो सुमति के साथ आए थे और मैम उनका साथी सुमति था और वो भद्रवेश में इसलिए आए थे क्योंकि यानी वो चाहते थे कि उन्हें कोई पहचाने नहीं और उन्हें रहने का घर भी मिल जाए, क्योंकि वहां पर उन्हें पता था कि निर्जन स्थानों पर लूटपाट होती है, डाकुओं का भय बना रहता है। भद्र वाले देश के जो शब्द दिखाई देते हैं उनको डाकू ज्यादा लूटते हैं और जो भिखमंगे से होते हैं उनको वो ये समझते हैं कि इनके पास कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वो उनको नहीं लूटती है। उनके समक्ष स्वयं को साधारण आदमी दिखाने के लिए लेखक और उसके साथी भिखमंगे के वेश में आए थे, जिससे कि लूटने वाले जो डाकू हैं वो उनको गरीब समझे और उनसे लूटपाट न करें, क्योंकि लूटपाट करने का मतलब सिर्फ पैसे छीनना नहीं था, बल्कि क्या करते थे वो लोग, पहले मार दिया करते थे। भिखमंगे रहते हुए भी लेखक को ठहरने की अच्छी जगह कैसे मिली? कौन बताएगा? क्योंकि हाँ मैम, हाँ हाँ अनुष्का बताओ। लेखक मित्र सुमति के यहाँ के लोगों के साथ बहुत अच्छी जान पहचान थी। वो सुमति के साथ गए थे, इस वजह से जान पहचान होने की वजह से भिखमंगे होने के बावजूद भी उन्हें रहने का स्थान मिल गया। हाँ, सुमति के साथ थे और सुमति के वहाँ यजमान रहते थे। सुमति वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति से परिचित था, इसलिए भिखमंगे रहते हुए भी देखिए लेखक को वहाँ पर ठहरने की उचित जगह मिल गई थी। राहदारी से क्या तात्पर्य है? राहदारी से तात्पर्य है कि एक टैक्स जो लगता है, एक सर्टिफिकेट बनवा करके है ना लेके जाना पड़ता है रास्ते में, है तब कहीं वहां पर जा सकती है। तिब्बत के जाने के लिए पुल से नदी पार करने का अनुमति पत्र जो मजिस्ट्रेट के हाथों से लिखा हुआ होता है, राहदारी का, अर्थात एक अनुमति पत्र लेकर के जाना पड़ता है, तभी आप वहां ऊपर जा सकते हैं। इसी तरह से आपको अभी अमरनाथ की भी यात्रा करनी हो ना, तो वहां से भी है ना आपको एक यहाँ से अनुमति पत्र या तो आप यहीं लिखवा लो या फिर वहां के लोगों से एक मेडिकल सर्टिफिकेट और अनुमति पत्र लेना पड़ता है, तब वो आगे जाने देते, क्योंकि वहां जाना एक जोखिम भरा काम है। यदि आप मेडिकल रूप से भी फिट नहीं है, शारीरिक रूप से फिट नहीं है, तो भी वो वहां नहीं जाने देते थे, क्योंकि ये चढ़ाई वाला इलाका है। वहां पर जो वहां रहते हैं वो लोग तो चढ़ लेते हैं, लेकिन जो उस जगह से आते हैं जहां पर चढ़ाई नहीं होती है, वो लोग ये चढ़ते हैं तो उन्हें किसी भी तरह का कोई भी रिस्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उनके साथ, या वो नहीं चढ़ना जानते हैं, कहीं पैर फिसल जाए तो नीचे हजारों फीट नीचे तलहटी में पहुंच जाए, गिर जाए, मर जाए, कुछ भी हो, इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। इस तरह का एक अनुमति पत्र भरना होता है, वो राहदारी कहा जाता है। जब आप उसको आगे दिखाओगे, यदि आपने जिला का कलेक्टर या कहीं से यहाँ से बनवा के लेके गए हो, जब आप उसको वहां दिखाओगे तभी वो तुम्हें आगे जाने देंगे, नहीं तो वो आपको आगे जाने नहीं देंगे। वहां के जो मजिस्ट्रेट है वहां पर तुम्हारी मेडिकल जांच होगी, वहां पर सारे कागजात तुम्हारे जो भी आधार कार्ड वगैरह वहां पर सब चेक होंगे, तब फिर या तो वो परमिशन देंगे आपको आगे चलने, और आपको गवाह भी देना होगा कि यदि कोई देखे मेरे साथ कुछ भी दुर्घटना होती है, जैसे आप देखते हैं ना ऑपरेशन का होता है या तो हॉस्पिटलों में, तो वे एक देखे फॉर्म भरवाते हैं कि भाई डॉक्टर कोशिश करता है सारी कि वो मरीज को बचा ले, लेकिन ऑपरेशन करने से पहले वो एक बार एक फॉर्म भरवा देती है
पेशेंट तो क्या भरेगा, पेशेंट के साथ जो आया हुआ होता है ना उससे भरवाती है कि मैं तो करूंगा तो पूरी होशियारी से इसका ऑपरेशन, लेकिन किसी कारणवश कुछ हो जाता है तो मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ इसका। है डॉक्टर उसी व्यक्ति को अपना जिम्मेदार समझता है, क्योंकि यदि ऐसा अनुमति पत्र नहीं भरता है कोई तो फिर वो ऑपरेशन नहीं करता उसका, क्योंकि हो सकता है रिस्क है नहीं, जहां तक तो होता है डॉक्टर बचाने की कोशिश करता है, उसको बचा भी लेता है, लेकिन किसी कारण बस कोई भी हो सकता है, कोई अन्य बीमारी उसके अंदर हो, और उसने ऑपरेशन जैसे ही उसको ऑपरेट किया और पता चला कि इस बीमारी के कारण उसका खून बहना बंद नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो फिर डॉक्टर उस समय क्या करेगा? तो उसको एक मर्डर का केस लगा करके लोग उसको जेल में बंद कर देंगे। इससे वो पहले ही एक अनुमति पत्र भरवा लेता है। इसी तरह से पहाड़ों पर जाने के लिए भी एक अनुमति पत्र भरना होता है, वो चाहे आप अपने जिले में से बनवा के ले जाओ या फिर वहां यदि बनवाना है तो बहुत समय लग जाता है, लोग अपने यहाँ से ही बनवा के ले जाते हैं, इसलिए वो राहदारी तरह से कहा जाता है, वो चिट्ठे आगे दिखाने पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किले को प्रत्यक्ष चीनी किला क्यों कहा गया है, लेखक वहां क्यों गया था? भावना, ऊपर इसमें लिखा प्रत्यक्ष चीनी किले से जब हम चलने लगे, अर्थात किले को प्रत्यक्ष चीनी किला इसलिए, प्रत्यक्ष माने छोड़ा हुआ, वहां पर पुलिस की ये चीनी देखिए पलटन जो थी सैनिकों की, वहां चौकियां बनी हुई थी, लेकिन अब चीनी सैनिक उसको छोड़ करके चले गए, इसलिए प्रत्यक्ष माने छोड़ा हुआ है। नेपाल तिब्बत मार्ग पर कई सैन्य किले बने हुए हैं, इनमें पहले कभी चीनी सैनिक रहा करते थे, अब इनमें कोई नहीं रहता है, अब ये वीरान पड़े रहते हैं, इसी कारण इस किले को लक्ष्य करके प्रत्यक्ष चीनी किला कहा गया है। लेखक तिब्बत यात्रा में जाते समय चाय पीने के लिए इस किले में गया। अब उन किलों को बताया ना कि लोगों ने ठहरने का बसेरा बना लिया, पहले वहां पर चीनी पलटन रहा करती थी। तिब्बत यात्रा में लेखक को भारतीय तथा तिब्बती अतिथि सत्कार में क्या अंतर दिखाई देखने को मिला? भारतीय जो लोग होते हैं वो अतिथि सत्कार कैसे करते हैं और तिब्बती लोग कैसे अतिथि सत्कार करते हैं, उनमें क्या अंतर तुम्हें देखने को मिला? दिशा, जिसको भी आता हो, 5-6 लोग तो रह ही गए कुल है, वो बता सकता है। आने के इसका लेखक को यह अंतर देखने को मिला कि वहां पर जान पहचान वालों को तो ठहरने की जगह आसानी से मिल जाती है, उन्हें उनका अतिथि सत्कार भी किया जाता है, जान पहचान के बिना वहां पर अतिथि सत्कार मिलना मुश्किल हो जाता है। शाम के समय वहां के लोग छड़ पीकर मदमस्त हो जाती है, फिर वे किसी की बात नहीं सुनती। भारत में लोग बिना जान पहचान के भी अतिथि सत्कार करते हैं, अर्थात ये नहीं कहते ये जान पहचान, अतिथि का मतलब होता है भारत में आ माने नहीं, तिथि माने आने की, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अचानक तुम्हारे यहाँ आ जाए, लेकिन आज के समय में वो भी नहीं लोग कर रहे हैं। पहले अतिथि माना जाता था, मेहमान नहीं माना जाता था, या आपका कोई रिश्तेदार नहीं माना जाता, अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, वो उस समय इसलिए होता था कि वो दरवाजे पर, उस समय कोई यातायात के साधन नहीं थे, लोग घोड़े पर या फिर सवार होकर के या पैदल यात्रा करते थे या रथों पे सवार होकर जाते थे, रास्ते में बहुत जंगल भी मिल जाते थे, तो उसके लिए यात्री क्या किया करते थे कि जो गांव जहां शाम होने लग जाती थी और जो गांव पास में पड़ता था उसी गांव में वो ठहर जाते थे, और ठहरने के लिए जिस व्यक्ति के दरवाजे पर भी वो ठहर गए, उस व्यक्ति का ये फर्ज बनता था कि वो उस व्यक्ति को शाम का खाना खिलाए और उसको रात भर रुकने के लिए जगह दे, उसको कपड़े दे देके वहां पर ठहरने के लिए, ये उस अतिथि का, उस गृह स्वामी का ये कर्तव्य होता था, इसलिए उसे अतिथि कहा जाता था। आ माने नहीं, तिथि माने आने की, तिथि कोई तारीख निश्चित नहीं है कि कौन कब आ जाए, और जिसके दरवाजे रुक गया उसका ये फर्ज होता था। भारतीयों में ये परंपरा हुआ करती थी कि वो अतिथि का आदर सत्कार करते थे, घर में जो भी खाना बनता था उसको भी खिलाया जाता था, यदि वो दरवाजे पर आकर रुक गया तो उसको भी वही खाना खिलाया जाएगा,
और उसको ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन पहले निश्चल होता था, आजकल तो लोग इसलिए डरने लगे हैं ये सारा काम करने से क्योंकि ठहरने वाला पता नहीं किस तरह का व्यक्ति है और वो क्या वारदात कर दे है, इसलिए लोग उससे डरने लगे हैं। लेकिन भारतीयों में यही परंपरा थी, अतिथि परंपरा थी। नेक्स्ट देखिए, तिब्बत। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण इसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में अगर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा मिलती है क्योंकि खून यदि होगा तो लोग देखेंगे और उसके गवाह बन जाएंगे। लेकिन उन पहाड़ों पर कोई खून हो जाए तो कोई देखने वाला ही नहीं होता था। लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्चा नहीं करती थी। वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिले। कितनी, क्योंकि पहाड़ इस तरह से होते थे कि कितनी चौकियां वहां पर बनाई जाए और वहां उनपे उनके रहने की उन पहाड़ों के ऊपर कैसे व्यवस्था की जाए। इसके लिए सरकार वहां पर कहीं कहीं होती थी, हर जगह चौकियां नहीं बनाई जा सकती थी। इसलिए लोग जो होते थे वहां पर उनको मार देते थे और कोई गवाह सबूत नहीं मिलता था, इसलिए वो छूट भी जाते थे। डकैत पहले आदमी को मार देते, इसके बाद देखते कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न होने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए। हथियार का कानून भी बिना लाइसेंस के भी है ना, बंदूक पिस्तौल लेकर के वहां पर लोग रह सकते हैं। तो इस तरह का कानून था। हाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत के निर्जन स्थानों पर मरे हुए आदमियों की कोई परवाह क्यों नहीं करता? कौन बताएगा इसका आंसर? निर्जन स्थानों पर यदि कोई आदमी मर जाता था। मैम तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था। हाँ, तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था और वहां कोई आता जाता नहीं था, इसलिए मरे हुए लोगों की कोई चिंता नहीं करता था। हाँ, क्योंकि ऊंटे डांडे या निर्जन स्थान ऐसी जगह हुआ करते थे जो डाकू वहीं पर छिपे रहते थे और जब कोई उधर से निकलता था तो उसकी पहले हत्या कर दिया करते थे। लूटते बाद में थे, पहले हत्या कर दिया करते थे। उनकी गवाही देने वाला कोई नहीं वहां पर होता था, इसलिए वहां पर उनके मर जाने की कोई परवाह नहीं करता था। वहां पर पुलिस तंत्र भी है ना, देखिए जो सरकारी विभाग की तरफ से पुलिस तंत्र भी वहां पर बहुत अधिक तैनात नहीं किया जा सकता था। तिब्बत में डांडों को सबसे खतरनाक जगह क्यों कहा गया है? डांडे सबसे खतरनाक क्यों कहा गया है इसको? कौन बताएगा? मैम क्योंकि वहां पे डाकुओं का खतरा बहुत बना रहता था और बहुत वीरान जगह थी। डांडे क्या होते थे? डांडे का मतलब है सबसे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर, सबसे ऊंचाई पर। और यदि कोई किसी कारणवश नीचे गिर जाता है तो 17,000 फीट 18,000 फीट नीचे तक वो आ जाएगा। इसलिए डांडे को काफी ऊंचाई वाले थे, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर। इनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव या आबादी नहीं थी क्योंकि छोटी कम जगह, ऊपर चोटी पर कितनी जगह होगी, इस तरह से वो चोटी पर है ना डांडे। डांडे का मतलब देवता, किसी देवता की स्थापना कर देते थे वहां पर और वहां पर लोग उसकी पूजा करने जाते थे। बस वहां पर उतनी रुकने की जगह थी। जैसे हमारे चित्तौड़ पर, तो फिर भी चित्तौड़ का जो किला है वो सबसे बड़ा किला 7 किलोमीटर में फैला हुआ है। बहुत सारी ऊपर समतल जगह है वहां पर, लेकिन अक्सर पहाड़ों के ऊपर समतल जगह नहीं मिलती। थोड़ी बहुत जगह होती है जहां पर बहुत सारे लोग नहीं रह सकते। तो वहां पर पहाड़ों के कोनों तक किनार तो कोई आदमी नहीं देखा जा सकता था और वहां पर सदैव खतरा बना रहता था कि किसी कारणवश किसी को वहां से गिर गया या कुछ भी हो गया तो वहां से उसको नहीं बचाया जा सकता था। निर्जन स्थान होता था, वहां पर डाकू भी छिपे रहते थे। इसलिए डांडों को सबसे खतरनाक जगह बताया गया। तिब्बत में लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक क्यों रखते थे? क्योंकि वहां पर कोई हथियार रखने का कानून नहीं था, इसलिए लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लिए रहते थे।